हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं टीजीटी 2005 के पेपर के बारे में, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे और इसका हम पार्ट 2 आज बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 37 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था माटला एक फर्श सजावट है जो कि राजस्थान में यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हम उसको इसी सीरीज में आगे बढ़ाएंगे ताकि अगर आप कोई क्वेश्चन मेरे से पूछें कमेंट सेक्शन में तो आप इसी सीरीज में क्वेश्चन पूछ सकें और हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन है बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर। बाटिक किसके सिद्धांत पर काम करती है? हमने ये अभी रिसेंटली लास्ट वीडियोस में टेक्सटाइल कंप्लीट किया है, तब वहां पर देखा है। पिगमेंट प्रिंटिंग में, प्रतिरोध प्रिंटिंग में, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में या फिर रोलर प्रिंटिंग में। तो इसका सही आंसर है ये प्रतिरोध प्रिंटिंग में काम करती है, क्योंकि इसमें हम, आपको याद हो तो वैक्स को यूज करते हैं जहां पर हमें कलर को बचाना है, जहां पर कलर हमें नहीं चढ़ने देना है, तो वहां पर हम उस वैक्स को यूज करते हैं सो दैट वहां पर कलर को या तो चढ़ाया जा सके या फिर जो चढ़ा हुआ कलर है उसको बचाया जा सके या फिर वहां पर कोई भी कलर ना हो फैब्रिक पर। तो इसीलिए इसको हम प्रतिरोध प्रिंटिंग के सिद्धांत पर काम करने के लिए कहते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? मूल रंजक या फिर बिखरा या फिर डिस्पर्स रंजक या फिर प्राक जैविक रंजक या फिर टंकी रंजक। तो इसका सही आंसर है आपका डिस्पर्स कलर्स जो होते हैं। डिस्पर्स कलर्स इसके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होते हैं कॉटन के लिए, ये कॉटन को खराब कर सकते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि जिसमें पूछा गया है भराई यानी कि फिलिंग सूत उतराता है आवरण यानी कि रैप सूत रैप सूत के ऊपर इसमें सादी बुनावट, ट्विल बुनावट या फिर साटिन बुनावट या फिर बुने बुनावट के द्वारा। तो इसका सही आंसर है जो फिलिंग की प्रोसेस है, जो फिलिंग वाली बनावट होती है वो सूत उसमें उतारने के लिए सादी बुनावट को यूज किया जाता है। तो कॉटन के लिए कॉटन में फिलिंग के लिए आपको सादी बुनावट यूज की जाती है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। पॉलिएस्टर सूत बनाया जाता है किसके द्वारा? पॉलिएस्टर का जो आपका फैब्रिक है वो किस तरीके से बनाया जाता है? गीली कताई के द्वारा, सूखी कताई के द्वारा, द्रवित कताई के द्वारा या तेल युक्त कताई के द्वारा? देखिए हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है आपकी वेट स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग, एयर स्पिनिंग, वाटर स्पिनिंग, इन सभी के बारे में। तो इसमें सही इसका आंसर है द्रवित कताई के द्वारा। इसके थ्रू आपका पॉलिएस्टर बनाया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको पर्टिकुलर फैब्रिक का पता होगा कि कौन सा फैब्रिक किस मेथड के थ्रू बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है रंगों के नाम इनके द्वारा दिए जाते हैं, ह्यू के थ्रू या फिर वैल्यू के थ्रू या फिर इंटेंसिटी के थ्रू या फिर उनकी उद्गम के थ्रू, यानी कि उनका कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो इसका सही आंसर है उनकी इंटेंसिटी के थ्रू किसी भी कलर का नाम दिया जाता है कि कलर की इंटेंसिटी कितनी है, तरंग दैर्घ्यता पर उसका नाम रखा जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? प्राइमरी कलर कौन सा नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। प्लैंक कलर सिस्टम या फिर प्लैंक कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक या फिर एनालॉगस या फिर लाइट या फिर पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन। तो इसका सही आंसर क्या है? एनालॉगस। एनालॉगस मेथड के थ्रू आप कलर एक चार्ट में आसपास के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने इस तरीके से आपको चार्ट बनाकर दिखाए थे और बताया था कि आप जब आसपास के किन्हीं रंगों का प्रयोग करते हैं तो आपकी एनालॉगस स्कीम होती है जो कि प्लैंक कलर थ्योरी में वर्क करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 45। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त एवं समन्वित करने की प्रक्रिया है।
योजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रण करना या फिर क्रियान्वित करना। इसका सही आंसर है योजना बनाना। जब हम किसी भी काम की प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम सभी संसाधनों को, सभी व्यक्तियों को, सारी ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, तब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो हमें ज़रूर सफलता प्रदान करता है। जैसे कि आप अपना टीजीटी पीजीटी का जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अभी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फीस सबमिट कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं, आप अपने नोट्स को देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, आपकी योजना बना रहे हैं आप। किस लिए? आप ताकि आप अपना पेपर को क्लियर कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप योजना बनाते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें आपसे पूछा गया है अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? चार्ट के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू या फिर ग्राफ्स के थ्रू। अगर आपको याद हो, एक्सटेंशन एजुकेशन में हमने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर है पोस्टर्स के थ्रू आप इन सारे ही संदेशों को अच्छी तरीके से चित्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 47। इसमें पूछा गया है पाइगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे जो चाहते हैं वो पाने के लिए पाइगेट से मीन है यहाँ पे प्याजे के बारे में बात हुई है। प्याजे जी ने बात की है अहमवादी यानी कि ईगोसेंट्रिक जो बच्चे होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इन थ्योरीज की भी बात पूछ लिया गया है, आपका प्याजे की है, विगॉट्स्की की है, आपको ये सारी थ्योरीज भी देखनी होंगी। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है टीजीटी के में, बट स्टिल उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो हम इन सारी थ्योरीज को भी सीटेट में जब हम पढ़ेंगे तो आप वहां से उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा बिफोर एग्जाम, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके एलटी ग्रेड में भी बहुत क्वेश्चन आ गए थे उस टाइम पर, और टीजीटी में भी आपने देख लिया कि क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें है जो चाहते हैं वो पाने के लिए चिंतित होते हैं, अपने सापेक्ष महत्व में विश्व को देखते हैं, एक घुमावदार रीति में सोचते हैं, अपने अहम के प्रति चिंतित होते हैं। तो इसका सही आंसर है जो चाहते हैं वो पाने के लिए चिंतित होते हैं, अहमवादी इसी से कहते हैं। जो पर्सन अपने बारे में सोचता है वो अपने जो चाहता है वो पाने के लिए चिंतित रहता है। फिर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, असंयत मूत्रता समस्या होती है यदि शिशु में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों के दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है, या बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। मतलब वो सिचुएशन जब कोई भी बच्चा अपनी यूरिन को टॉलरेट करने का, यानी कि अपनी जो यूरिन पास करने की प्रोसेस है उसको टॉलरेट करने की क्षमता नहीं रखता है, जब वो कहीं भी आपको मतलब कभी भी और कहीं भी मतलब टॉयलेट कर सकता है, तो उस सिचुएशन के बारे में पूछा गया है। तो ये कब देखा जाता है? ये देखा जाता है थर्ड ऑप्शन आपका, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात को सोते समय। मतलब जो बच्चे रात को सोते समय में अगर यूरिन पास कर देते हैं तो वो सिचुएशन आपकी असंयत मूत्रता समस्याजनक कहलाती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को, यानी कि पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है। एक वो प्रोसेस जिसमें विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना, यानी कि किसी स्पेसिफिक आपकी सिचुएशन में चीजों को कंपेयर करना और उनको व्यवस्थित रखना, कब किया जाता है? ये ऑप्शन है आपका वर्गीकरण में, श्रेणीकरण में, संरक्षण में या फिर वस्तु स्थायित्व में। तो इसका सही आंसर है श्रेणीकरण में, यानी कि जब बच्चे उसको क्लासिफाई करते हैं तो हम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देख के पर्टिकुलर चीज को हम उसी एरिया में उसी चीज में हम रखते हैं। तो ये आपकी श्रेणीकर ये जो क्षमता होती है आपको उसको श्रेणीकर कहते हैं। जैसे कि बच्चे खेलने के सामान को, पढ़ने के सामान को अलग रखते हैं, तो वो सही मापदंडों को, उचित तरीकों को प्रयोग करके ये सारी चीजों में व्यवस्था कर लेते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है किसके द्वारा? मॉडलिंग के द्वारा, प्रबलन यानी कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू, या फिर परिपक्वन यानी कि मैचुरेशन के थ्रू, या फिर पर्यावरण के थ्रू। तो ये होता है आपका प्रबलन यानी कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू। आप देख रहे हैं कि कितनी सारी थ्योरीज के बारे में यहाँ पे आपको पूछ लिया गया है, जो कि आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है।
तो अब हम अपनी वीडियोस में उन थ्योरीज के बारे में भी पढ़ेंगे और इन सारे ही टर्म्स को भी आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 51 के बारे में। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए प्रारंभिक, सरल, लचीला या फिर संगत। बहुत ही इजी आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सरल होना चाहिए। अनौपचारिक है क्योंकि ये, और इसमें आपको किसी भी तरीके की औपचारिकता से नहीं जाना है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू बच्चों को या फिर किसी एडल्ट को अवेयर करना है, तो इसमें आपका पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। गति, कुशलता, समन्वय में देरी, बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, भावनात्मक व्यवहार में देरी। इनमें से कौन सी चीज है जिसके थ्रू हम बच्चे देखते हैं कि इनकी जो विकास की गति है वो धीमी है? इसका सही आंसर है गति, कुशलता, समन्वय में देरी, यानी कि वो अपनी चीजों को सही से नहीं कर पाते, जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो पुअर होता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 53, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है होम मेकिंग, बच्चों और गृह की देखरेख, गृह और व्यवसाय की देखरेख, खाना पकाना और गृह सज्जा। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, गृह और व्यवसाय की देखरेख के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 54, गृह विज्ञान है केवल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, न लड़कों के लिए न लड़कियों के लिए, लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए। तो उसका आंसर है ऑप्शन 4 सही। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 55, 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन मापने के लिए सबसे अच्छा यंत्र है बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, लीवर बैलेंस या फिर माता की भुजाओं में। ऑप्शन 4 बिल्कुल गलत है। तो और स्प्रिंग बैलेंस भी यूज नहीं किया जा सकता है और बीम बैलेंस को भी यूज नहीं कर सकते, जो लीवर बैलेंस है उसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होगी, छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती के बराबर होती है, छाती से कोई संबंध नहीं है। जब हम एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट करते हैं तब उसमें इन परिधियों का यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो बच्चों को मेल न्यूट्रिशन है उनकी जो सर की परिधि यानी कि हेड सर्कमफ्रेंसेस है वो छाती से छोटी होती है, यानी कि आपकी जो चेस्ट साइज होता है उससे छोटा होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 57, मरसमस बीमारी पाई जाती है 6 मास के बच्चों से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम के बच्चों में, 2 वर्ष से कम के बच्चों में या 5 वर्ष से कम के बच्चों में। इसको हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देख चुके हैं क्वेश्चन को। इसका सही आंसर है 1 वर्ष से कम के बच्चों में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 58, मरसमीज से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर है उसे कमजोरी होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 59, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है अंधेरे में न दिखना, रात में न दिखना, सूरज डूबने के बाद न दिखना, कम रोशनी में न दिखना। तो बहुत ही इजी और डायरेक्ट आंसर है अंधेरे में न दिखना, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विटामिन ए की कमी से खतरा होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? एक्सोफेथालमिया नामक रोग हो जाता है, जो आपका डायरेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है, किस तरीके की लौ निकलती है जब एक सूती कपड़े को जलाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है आपके सफेद लौ, नीली लौ, पीली लौ या फिर नारंगी लौ। किस तरीके की लौ दिखाई देती है ये हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस पेपर में। आप इसका प्रीवियस अपनी वीडियोस में इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आंसर बहुत ही इजी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग या चौथा अंग? ये भी हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पेपर में। इसमें हमने देखा था कि पहला अंग होता है होम मैनेजमेंट गृह विज्ञान का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 63, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व को सबसे मार्मरिक पक्ष क्या है? बहन का, लड़की का, माता का या फिर पत्नी का? इसका सही आंसर है माता का पक्ष। सबसे ज्यादा जो मार्मरिक यानी कि सबसे ज्यादा जो कोमल होता है, सबसे ज्यादा जल्दी जो पिघल जाता है, वो वाला पक्ष माता का पक्ष होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 64, वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का अनुभव चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान रखनी चाहिए? कपड़ों का मूल्य, आयु, रंग, वस्त्र का चुनाव। तो एक ओल्ड एज के लिए आप जब कपड़े सिलेक्ट करते हैं तो उनका मूल्य नहीं देखेंगे और आयु नहीं देखेंगे, वस्त्र का चुनाव के नहीं देखेंगे, बल्कि आप रंग देखेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ब्राइट और भड़कीले रंग उनको नहीं पहना सकते हैं, जबकि जो कूल कलर्स हैं वो उनको ज्यादा शांति और उनको अच्छा फील कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है?
इसका सही आंसर है लेडी एडविन कॉलेज, जो कि आपका दिल्ली में है। इसका आंसर आपको आई होप पता होगा, क्योंकि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जब हमने होम साइंस की हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें ये डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? पति पत्नी तथा बच्चे, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं बुढ़ापा होता है, या केवल पति पत्नी होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली एक्सपेंड हो चुकी होती है और आपके पास रिसोर्सेज वही होते हैं और आपका एक्सपेंडिचर बढ़ने लगता है। 67 क्वेश्चन है, गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है 9 प्रकार के गृह बजट जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, कपड़ा धोने की मशीन में सूती कपड़े को कितने तापमान पर धोना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 160 डिग्री टेम्परेचर पर इसको धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है 69, पाश्चात्य यंत्र को रसोई में काम जो कि रसोई में काम नहीं आता है, ऐसी कौन सी चीज है जो वेस्टर्न कल्चर की है, वेस्टर्न कल्चर से हमारी किचन में आई है, लेकिन उसमें किचन में यूटिलाइज नहीं होता है वो इक्विपमेंट? मिक्सर ग्राइंडर ये होता है, बिजली की केतली ये भी होती है, कॉफी मेकर भी होता है, बल्कि कारपेट स्वीपर नहीं होता है। ये तो हमारे क्लीनिंग के इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, घरेलू कार्य को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 प्रकार के ईंधन, ठोस ईंधन जिसमें आपकी लकड़ी और कोयला और उपला आदि आते हैं, और दूसरा आता है आपका एलपीजी या फिर मिट्टी का तेल आदि, ये जो तरल और गैस ईंधन होते हैं ये आपके यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71, रसोई घर में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो है वो किचन में कुकिंग करते वक्त सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 72, बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वॉट का बल्ब होना चाहिए? 100 वॉट का बल्ब होना चाहिए, क्योंकि उससे रोशनी हमारी आईज के लिए सुटेबल रहती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 73, मकान की परिभाषा है, संवेगात्मक लगाव, पारिवारिक लगाव, प्रेम या फिर सहानुभूति? इसका सही आंसर है संवेगात्मक, यानी कि इमोशनल अटैचमेंट जहां होता है वो मकान कहलाता है। 74 क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रैंक कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर है लाल, पीला और नीला। क्वेश्चन नंबर 75 आता है, बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? देखिए, बड़ा जो फर्नीचर होता है उस पर बड़े बड़े फूलों का कपड़ा लगाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76, लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है चौकोर गले का होना चाहिए। इससे उनके जो आपकी नेक है जो उसको लेंथ को कम करने को डिडक्ट करके दिखाने का शो करता है और ब्रॉडनेस आपकी फिगर में शो करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 77, कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? केंद्र के दोनों ओर बराबर वस्तु रखना, केंद्र के ऊपर नीचे अलग अलग रंग, इनमें से कोई नहीं? तो जब कोई भी जब आप हार्मोनी क्रिएट करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो केंद्र के दोनों तरफ बराबर वस्तुओं का संतुलन रखते हैं। जैसे कि आपने एक बेड बिछाया है, उसके दोनों साइड में जब आप टेबल लैंप्स लगाते हैं तो वो आपका औपचारिक संतुलन कहलाता है। इसी जगह अगर आप सिर्फ एक टेबल लगाएंगे तो वो अनौपचारिक संतुलन कहलाएगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 78, अमानवीय संसाधन अथवा भौतिक संसाधन इनमें से कौन सा है? रुचि, शक्ति, ज्ञान या फिर धन? सही आंसर है शक्ति आपका अमानवीय या फिर भौतिक संसाधन है। क्वेश्चन 79 में पूछा गया है, खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखें? मध्य में, किनारे में, साइड टेबल पर या फिर रसोई घर में? सही आंसर है मध्य में। इससे खाना जब आप सर्व कर रहे होते हैं तो वो जग क्योंकि ऊंचाई में ज्यादा होता है तो वो टकराता नहीं है और फैलता नहीं है, और जिसको जब जरूरत होती है तो व्यक्ति बीच से उठाकर पानी ले सकता है। इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया है अपना 2005 का पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2006 पेपर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप ऑल के नोटिफिकेशन को, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।